नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि यूएई में आपने अगर सिर्फ 3 महीने तक अपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। एक बहुत छोटी सी भूल जिसे आप साफ-साफ शब्दों में मिस्टेक भी नहीं कहेंगे, क्योंकि कई लोगों को याद नहीं रहता है और वो मिस कर देते हैं। कई तरह के बिल भर दे, फिर चाहे गैस का बिल हो, बिजली का बिल हो, फोन का बिल हो या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल हो। यूएई में क्रेडिट कार्ड का समय पे बिल ना भरना आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि इसमें हुई भूल कई बड़े बैन अपने साथ लेके आ सकती है। एक ऐसा बैन जो कि आपको एयरपोर्ट पे ही रोक देगा, एक ऐसा केस जो बिना किसी कोर्ट नोटिस के आपके नाम पे दर्ज हो जाएगा, और एक ऐसा कर्ज जो ब्याज पे ब्याज बढ़ के खत्म नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम इसी पे अच्छे से बात करने वाले हैं, जिसे यूएई के सबसे बड़े फाइनेंशियल डर की तरह देखा जा रहा है। वो है क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट। अगर आप यूएई में रहते हैं या फिर यहाँ कभी भी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम विस्तार से समझेंगे कि अगर आपने एक भी भुगतान मिस कर दिया तो क्या क्या हो सकता है, बैंक क्या कदम उठा सकता है, कब ट्रैवल बैन लग सकता है, कोर्ट कैसे केस दर्ज करती है, और सबसे ज़रूरी इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि कई बार ये छोटी सी गलती आपकी नौकरी, आपकी यात्रा, यहाँ तक कि आपके इमिग्रेशन को भी प्रभावित कर सकती है। अब बात करते हैं उस पहले पड़ाव की जहां से मुसीबत की शुरुआत होती है, लेट पेमेंट। ज्यादा लोगों को लगता है कि अगर 1-2 महीने कार्ड का बिल नहीं भरा तो क्या ही हो जाएगा, अगली सैलरी आने पे दे देंगे। लेकिन यूएई का बैंकिंग सिस्टम इसे इतने हल्के में नहीं लेता है। एक बार ड्यू डेट निकल गई तो बैंक तुरंत लेट फीस जोड़ देता है और आपके अकाउंट पे ब्याज बढ़ा देता है। यही ब्याज हर महीने बढ़ता जाता है और कई बार कुल बकाया असली खर्च से दोगुना तक हो जाता है। आपको शायद लगता है कि बस 100-200 दरहम की लेट फीस है, लेकिन यही छोटी रकम आपके खिलाफ फाइनेंशियल नेगलेंस यानी कि आर्थिक लापरवाही का पहला रिकॉर्ड बन जाती है। दूसरा चरण शुरू होता है जब ये लापरवाही 3 महीने तक जारी रहती है। लगातार 3 बिल मिस करना या 6 महीनों में बार बार लेट होना आपको बैंक की नजर में रिस्क कस्टमर बना देता है, और जैसे ये बैंक ये टैग लगा देता है तो कानूनी तौर पे आपको डिफॉल्टर घोषित कर सकता है, जिसका मतलब है कि अब बैंक आपसे सिर्फ महीनों का बिल नहीं मांगेगा बल्कि पूरे कार्ड की लिमिट तुरंत वापस मांगेगा, चाहे आपने उसका इस्तेमाल किया हो या नहीं किया हो। उदाहरण के तौर पे अगर आपके कार्ड की लिमिट 20,000 दरहम है तो आपने सिर्फ 5,000 खर्चा किया, तब भी बैंक आपसे पूरा 20,000 मांगने का अधिकार रखता है। यूएई में क्रेडिट कार्ड को केवल खर्च करने का जरिया नहीं बल्कि पर्सनल लोन एग्रीमेंट की तरह माना जाता है, यानी जैसे ही आपने समय पे भुगतान नहीं किया ये समझौता टूट गया है। अब बैंक को ना तो कोर्ट नोटिस की जरूरत होती है, ना ही अलग से चेतावनी की। 3 महीने का डिफॉल्ट अपने आप सबूत बन जाता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, और यही वो टाइम है जहां से लेट पेमेंट का मामला बदल के डिफॉल्ट की तरफ गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है, जहां सिर्फ ब्याज नहीं बल्कि कानूनी कार्रवाई भी आपके सिर पे खड़ी होती है। अब सवाल ये उठता है कि जब आप डिफॉल्टर घोषित हो जाते हैं तो बैंक क्या करता है। शुरुआत में बैंक आपकी स्थिति समझने की कोशिश करता है, वो लगातार कॉल, ईमेल और मैसेज भेजते हैं, लेकिन आप किसी तरह भुगतान करें। लेकिन अगर आप इसके बावजूद भी आप रिप्लाई नहीं करते हैं या फिर पेमेंट नहीं करते हैं तो बैंक अगला कदम जो है वो उठाता है, और ये कदम सीधे कानूनी सिस्टम से जुड़ा होता है। जब आपने कार्ड बनवाया था उसी समय बैंक ने आपसे एक सिक्योरिटी चेक लिया होगा, जो कि अक्सर कार्ड की लिमिट के बराबर होता है। एक चेक शुरू में सिर्फ औपचारिकता लगता है, लेकिन डिफॉल्ट के समय यही बैंक का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। जैसे ही बैंक को लगता है कि आपसे जो पैसे हैं वो नहीं निकल सकते हैं तो वो उस सिक्योरिटी चेक को कलेक्शन के लिए जमा कर देते हैं, और अगर आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है और चेक बाउंस हो जाता है तो मामला सीधा कमर्शियल ट्रांजैक्शन लॉ के तहत चला जाता है। यानी कि अब ये सिर्फ बैंक का मसला नहीं है बल्कि कानूनी अपराध बन जाता है। बैंक इस बाउंस चेक के आधार पे एक्सक्यूज केस फाइल कर सकता है, जिसमें कोर्ट से ये मांग की जाती है कि डिफॉल्टर की संपत्ति, आय या यात्रा पे रोक लगाई जाए ताकि बैंक का पैसा सुरक्षित रहे। ये प्रक्रिया तेज होती है और कई बार कोर्ट के आदेश आपके पता चलने से पहले ही जारी हो चुके होते हैं। अगर आपका बकाया 10,000 दरहम से ज्यादा है तो मामला और गंभीर हो जाता है। बैंक अब कोर्ट से ट्रैवल बैन की मांग कर सकता है, यानी एक ऐसा आदेश जो आपको देश छोड़ने से रोक देगा। कई बार ये बैन तब भी लग जाता है जब बैंक को सिर्फ ये संदेश होता है कि डिफॉल्टर यूएई छोड़ सकता है। इस स्टेज पे पहुंचने के बाद ना तो आपकी सैलरी से कटौती रुकती है, ना ही आपके अकाउंट फ्रीज होने से बचते हैं। यहाँ तक कि अगर बैंक चाहे
तो आपके खिलाफ सिविल केस और आगे चल के क्रिमिनल केस भी दर्ज कर सकता है। यानी कि अब ये सिर्फ बिल ना भरने की बात नहीं रह जाती है, बल्कि अब ये आपकी यूएई के प्रति विश्वसनीयता पे दाग बन जाती है। आप समझिए वो पल जब चीजें सिर्फ बैंकिंग गलती से निकल के लाइफ थ्रेटनिंग रियलिटी में बदल जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, और वो है ट्रैवल बैन। ये बैन किसी भी डिफॉल्टर के लिए सबसे बड़ा झटका होता है, क्योंकि ये सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि आजादी का सवाल है। ट्रैवल बैन अपने आप नहीं लगता, बल्कि बैंक को कोर्ट में जाके साबित करना पड़ता है कि आप पे कर्ज है, आपने लगातार भुगतान नहीं किया है और आपके देश छोड़ने की आशंका है। अगर कोर्ट को बैन के सबूत भरोसेमंद लगते हैं तो फिर वो बैन जारी कर देती है, और उस वक्त तक आपको खुद भी शायद नहीं पता होता है कि आपकी एग्जिट पे रोक लग चुकी है। इसका सबसे बड़ा असर तब दिखता है जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं, इमिग्रेशन काउंटर पे आपके पासपोर्ट को स्कैन करते ही सिस्टम फ्लैग दिखा देता है और वही आप रुक जाते हैं। अब ना आप देश से बाहर जा सकते हैं, ना वर्क परमिट ट्रांसफर कर सकते हैं, ना नए वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। कई लोगों के साथ ये स्थिति तब सामने आती है जब वो सिर्फ छुट्टी पे घर जाने निकलते थे, लेकिन एयरपोर्ट से वापस लौटना पड़ा। ये बैन तब तक हटता नहीं है जब तक मामला सुलझ नहीं जाता है, चाहे वो भुगतान के जरिए हो, बैंक के साथ समझौते से हो या फिर कोर्ट के आदेश से। यूएई में ट्रैवल बैन के नियम साफ हैं। अगर बैंक कोर्ट को लिखित रूप में सूचित करता है तो भुगतान हो चुका है, या फिर डिफॉल्टर ने समझौता कर लिया है तो कोर्ट आदेश जारी करके बैन हटा देती है। अगर आपने राशि जमा कर दी है या फिर गारंटी के तौर पे संपत्ति या बैंक गारंटी पेश कर दी है तो भी राहत मिल सकती है। कुछ मामलों में अगर 3 साल तक कोई कानूनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती तो ट्रैवल बैन स्वतः समाप्त भी हो जाता है। लेकिन याद रखिए, ये सब कुछ समय, साख और धैर्य मांगता है, और उस बीच हर दिन एक मानसिक सजा बन जाता है। कई बार हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि हम खुद नहीं समझ पाते हैं कि कब एक बकाया बिल एक बड़ा संकट बन गया है। इसीलिए इस स्थिति से बचने का सबसे पहला कदम है कि समय रहते सच बोलना और सामने आना है। अगर आपको महसूस हो रहा है कि अगले महीने क्रेडिट कार्ड का भुगतान करना मुश्किल होगा तो सबसे जरूरी है कि आप बैंक से बात करें। बहुत लोग सोचते हैं कि थोड़ा वक्त मिल जाएगा या अगली सैलरी से दे देंगे, लेकिन यूएई में ये चुप्पी सबसे बड़ा जोखिम बन जाती है। बैंक को लगता है कि आप जानबूझ करके छुपा रहे हैं और फिर वो आपके खिलाफ सीधी कानूनी प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। इसलिए अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में ईमानदारी से बात करना ही पहला और सबसे सुरक्षित कदम है। अच्छी बात यह है कि यूएई का बैंकिंग सिस्टम सिर्फ सजा देने के लिए नहीं बना है, बल्कि समाधान के लिए भी खुला है। अगर आप वाकई में परेशान हैं तो बैंक कई विकल्प देता है, जैसे कि आपके कर्ज को छोटे छोटे किस्तों में बांटना, ब्याज दर घटाना या कुछ समय के लिए पेनल्टी माफ करना। ये सब तब संभव है जब बैंक को लगे कि आप ईमानदारी से भुगतान करना चाहते हैं। कई बार बैंक खुद भी ये समझते हैं कि ग्राहक का इरादा गलत नहीं है, बस वक्त मुश्किल है, और यहीं से बातचीत शुरू होती है तो आगे चल के आपको बड़े संकट से बचा सकती है। अगर स्थिति बहुत गंभीर हो तो यूएई का इंसॉल्वेंसी लॉ भी मदद करता है। इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाके अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन बता के कर्ज को पुनर्गठित करने की याचिका दाखिल कर सकता है। इसका मतलब है ये नहीं होता है कि आप दिवालिया घोषित हो जाते हैं, बल्कि ये एक कानूनी रास्ता है जिससे आप अपनी साख बचाते हुए समय पा सकते हैं। इस प्रक्रिया में अदालत आपको और बैंक को एक साझा समाधान के लिए बाध्य करती है ताकि भुगतान धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से हो सके। ये सिस्टम उन लोगों के लिए है जो भागना नहीं चाहते हैं बल्कि अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। बस शर्त यही है, सही समय कदम उठाएं। कोर्ट जब मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। अब बात अदालत तक पहुंच जाती है तो फिर अब ये सिर्फ एक फाइनेंशियल मामला नहीं रह जाता है, ये कानूनी रिकॉर्ड बन जाता है। यूएई में बैंक सीधे सिविल केस दायर करता है जिसमें वो चीज साबित करता है कि ग्राहक ने अनुबंध तोड़ा है और बैंक को उसका पैसा वापस चाहिए। कोर्ट इस दावे की जांच करती है और अगर सबूत स्पष्ट होते हैं, जैसे कि बकाया स्टेटमेंट, साइन किया हुआ एग्रीमेंट या बाउंस चेक, तो अदालत बैंक के पक्ष में फैसला सुनाती है। ये प्रक्रिया तेज होती है और कई बार डिफॉल्टर को तब पता चलता है जब कोर्ट से नोटिस या सैलरी कट का ऑर्डर आ चुका होता है। फैसला बैंक के पक्ष में आने के बाद अगला चरण होता है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स का, यानी कि आदेश पे अमल। इसका मतलब है कि अब कोर्ट बैंक को यह अधिकार देती है कि वो आपकी आमदनी, बैंक अकाउंट या संपत्ति से राशि वसूल सके। कोर्ट के पास कई पावर्स होती हैं, या फिर साफ शब्दों में कहें तो यूएई में सारी पावर कोर्ट के ही पास होती है। इसीलिए यहाँ की कोर्ट आपके सारे अकाउंट फ्रीज कर देती है और आपके वेतन का एक हिस्सा डायरेक्ट कटवा सकती है, और गंभीर मामलों में आपकी संपत्ति को जब्त करके का आदेश भी वो दे सकती है। कुछ मामलों में अगर चेक बाउंस का सबूत हो तो मामला कमर्शियल ऑफिस की श्रेणी में जो है चला जाता है और वहां से चीजें और भी पेचीदा हो जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी बात ये समझने की है कि यूएई का कानून किसी को सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि विश्वास बनाए रखने के लिए सख्त है। यहाँ बिल ना भरना अपराध नहीं है, लेकिन छुपाना या झूठ बोलना यह अपराध बन जाता है। अगर आप कोर्ट में जाके अपनी सच्चाई बताएं,
ईमानदारी से स्थिति समझाएं और भुगतान की इच्छा दिखाएं तो न्यायिक प्रणाली भी इंसानियत दिखाती है। लेकिन अगर आप चुप रहते हैं या गायब हो जाते हैं तो सिस्टम को आपके खिलाफ सख्त कदम उठाने पड़ते ही हैं। इसीलिए कोर्ट में पहुंचने से पहले ही अपनी बात कहना सबसे ईमानदारी भरा कदम होता है, वरना एक छोटी लापरवाही आपकी वित्तीय साख और जीवन की आजादी दोनों पे भारी पड़ सकती है। आखिर में एक बात बहुत साफ समझनी चाहिए कि आपका क्रेडिट कार्ड आपका कोई दुश्मन नहीं है, एक सिर्फ साधन है। लेकिन जब हम उस साधन को लापरवाही से इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। यूएई जैसे सख्त लेकिन व्यवस्थित देश में नियम सबके लिए समान है, चाहे आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो या छोटे बिजनेस में। यहाँ हर भुगतान, हर तारीख और हर सिग्नेचर का रिकॉर्ड बनता है। जी हाँ, इसीलिए कार्ड का इस्तेमाल सोच समझ के करें और याद रखें कि समय पे भुगतान सिर्फ बैंक की जरूरत नहीं है, आपकी खुद की सुरक्षा भी है। अगर आपने कभी अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट मिस की है तो घबराइए नहीं, लेकिन चुप मत रहिए। ईमानदारी से बात करने में शर्म नहीं, समझदारी है। अपने बैंक से संपर्क करें, उन्हें बताएं कि आपकी स्थिति क्या है और भरोसा रखिए समाधान हमेशा निकलता है। मुश्किलें तब शुरू होती हैं जब आप छुपाते हैं चीजें, और यूएई में सिस्टम पारदर्शी है और आपकी मंशा देखकर ही फैसला करता है। जितनी जल्दी आप बात करेंगे उतनी जल्दी आपको राहत मिलेगी। इसलिए अगर आप यूएई में रहते हैं, काम करते हैं और अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो ये जान लीजिए कि विश्वास ही यहाँ की सबसे बड़ी करेंसी है। क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट सिर्फ एक वित्तीय गलती नहीं बल्कि आपकी विश्वसनीयता पे एक स्थायी निशान है। इसीलिए सतर्क रहिए, सटीक रहिए और सच्चे रहिए, क्योंकि एक ईमानदार कदम आपको किसी भी ट्रैवल बैन, कोर्ट केस या फिर तनाव से दूर रखता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल 4PM मिडिल ईस्ट को सब्सक्राइब भी करें।